दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही गहरी और मशहूर कहावत है। हर किसी को बाजार से वही मिलता है जो वो असल में चाहता है। जब भी मार्केट के बेस्ट ट्रेडर्स की बात होती है तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आम जनता तो दूर, वॉल स्ट्रीट के कई दिग्गजों के लिए भी बरसों तक एक रहस्य ही रहा। एड सेकोटा। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की शुरुआत में। उस वक्त कंप्यूटर आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर थे। तभी एड को एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने काम पर रखा। वहां एड ने कुछ ऐसा किया जो उस समय किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। उन्होंने फ्यूचर्स मार्केट में क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करने के लिए दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम बना डाला। उनका यह सिस्टम मुनाफा छापने की मशीन साबित हुआ, लेकिन कॉरपोरेट दुनिया का अपना एक अलग ही ड्रामा होता है। मैनेजमेंट की बार बार की दखल अंदाजी और हर फैसले पर उंगली उठाने की आदत ने सिस्टम की परफॉर्मेंस पर ब्रेक लगा दिया। ये एड के लिए एक बड़ा सबक था। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि अब वे किसी और के इशारों पर नहीं नाचेंगे, बल्कि खुद का रास्ता चुनेंगे। अब बात करते हैं उनके उस जादुई ट्रेडिंग रिकॉर्ड की। दोस्तों, जब एड ने अपनी सिस्टमेटाइज्ड ट्रेडिंग को अपने खुद के पैसों और कुछ गिने चुने क्लाइंट्स के अकाउंट्स पर लगाना शुरू किया, तो जो नतीजे आए उन पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, 1972 में उनके एक क्लाइंट का अकाउंट महज $5,000 यानी लगभग 4 लाख रुपए से शुरू हुआ था, और 1988 आते आते उस अकाउंट ने कैश ऑन कैश बेसिस पर 2.5 लाख प्रतिशत से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर उस अकाउंट से बीच बीच में निकाले गए पैसों का भी हिसाब लगाया जाए तो ये रिटर्न करोड़ों प्रतिशत में जाता। फाइनेंस के पूरे इतिहास में शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर गुजरा हो जिसने इतने लंबे समय तक ऐसा बेमिसाल रिकॉर्ड कायम रखा हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया इस छुपे हुए जीनियस को जानती ही नहीं थी। दुनिया को एड के बारे में तब पता चला जब मार्केट के एक और जादूगर माइकल मार्कस ने उनका जिक्र किया। जब माइकल मार्कस से पूछा गया कि एक सफल ट्रेडर बनने में उन पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका रहा है, तो उन्होंने बिना झिझके एड सेकोटा का नाम लिया। मार्कस ने बहुत गहराई से सोचते हुए कहा था, तुम्हें सच में एड सेकोटा को समझना चाहिए। वो महज एक महान ट्रेडर नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी सोच यानी माइंड है। अगर आपको माइकल मार्कस के बारे में ज्यादा जानना है तो इसी चैनल पर मौजूद मार्केट विजर्ड्स एपिसोड 1 नाम का वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, जब आप किसी महान ट्रेडर के ऑफिस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? वॉल स्ट्रीट की कोई गगनचुंबी इमारत, दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन्स, लगातार बजते फोन और तनाव में भागते हुए लोग, है ना? लेकिन एड सेकोटा की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। उनका ऑफिस उनके घर के अंदर ही बना है, जो खूबसूरत लेक टाहो के किनारे स्थित है। उस इंटरव्यू वाले दिन बातचीत शुरू होने से पहले वे अपने घर के पीछे समुद्र तट पर टहलने गए थे। वो एक बेहद साफ और ठंडी सुबह थी और सामने का नजारा इतना खूबसूरत था कि किसी की भी आंखें ठहर जाएं। जरा सोचिए, एक तरफ न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट का वो ऑफिस जिसकी खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ कंक्रीट की बदसूरत इमारतें और धुआं दिखाई देता है, और दूसरी तरफ लेक टाहो का ये शांत जादुई किनारा। ये अंतर इतना बड़ा था कि किसी को भी एड सेकोटा की जिंदगी से जलन हो जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सेकोटा की डेस्क के आसपास वो टिपिकल ट्रेडिंग वाला माहौल था ही नहीं। वहां कोई कोड स्क्रीन्स नहीं लगी थी जिन पर लाल हरे नंबर चमक रहे हों। दरअसल वहां एक भी स्क्रीन नहीं थी। उनका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम इतना ऑटोमेटेड और सुलझा हुआ था कि वे दिन में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपना कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते थे। बस वही प्रोग्राम उन्हें अगले दिन के लिए सिग्नल्स दे देता था। बाकी पूरा दिन उनके पास खुद के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए होता था। उस बातचीत में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी एड की शख्सियत। उनके अंदर एक अजीब लेकिन शानदार कॉम्बिनेशन था, इंटेलिजेंस और सेंसिटिविटी। एक पल में वे बिल्कुल किसी कट्टर वैज्ञानिक की तरह बात करते। आखिर वे MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट जो थे, वे अपने बनाए हुए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का 3 डायमेंशनल डायग्राम समझाते हुए पूरी तरह से लॉजिकल और एनालिटिकल नजर आते। लेकिन ठीक अगले ही पल जब बातचीत ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की तरफ मुड़ती तो वे अचानक से बदल जाते। वे इंसानी व्यवहार और भावनाओं को इतनी गहराई से समझते थे कि सुनकर कोई भी दंग रह जाए। असल में हाल के सालों में एड मानसिक विज्ञान में बहुत गहराई तक उतर चुके थे। ऐसा लगता था जैसे लोगों की मानसिक उलझनों को सुलझाना उनके लिए बाजार के चार्ट्स पढ़ने से भी ज्यादा अहम हो गया था। हालांकि एड के लिए शायद ये कोई अलग बात नहीं थी। उनके नजरिए में ट्रेडिंग और साइकोलॉजी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। ये इंटरव्यू जिस तरह से प्लान किया गया था वैसा बिल्कुल नहीं चला।
शुरुआत में जो 2 घंटे की समय सीमा तय की गई थी, वो कब बीत गई पता ही नहीं चला। बातचीत इतनी अलग अलग दिशाओं में जा रही थी कि 2 घंटे में तो वे मुश्किल से विषय की सतह तक ही पहुंच पाए थे। बातचीत चलती रही, ये सोचकर कि चलो बाद वाली कोई फ्लाइट पकड़ ली जाएगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जो फ्लाइट उस सुबह छूटी थी, वही रीनो से न्यूयॉर्क जाने वाली उस दिन की आखिरी सीधी फ्लाइट थी। बाद में एड ने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि पहली बार फोन पर बात करते ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये इंसान आज पूरा दिन यहीं बिताने वाला है। एड की लोगों को पढ़ने की क्षमता इतनी गजब की थी कि बातचीत के बीच में उन्होंने अचानक एक सवाल पूछा, तुम अपनी घड़ी को असल समय से कितने मिनट आगे सेट करके रखते हो? ये सवाल किसी झटके से कम नहीं था। इतनी छोटी सी मुलाकात में एड ने सामने वाले इंसान के व्यक्तित्व की एक बहुत ही मूलभूत बात को पकड़ लिया था। वो हड़बड़ी और हमेशा देर से पहुंचने की आदत, जिसकी वजह से उस सुबह फ्लाइट लगभग छूट ही गई थी। एड सिकोटा की सफलता सिर्फ उनके बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपनी जिंदगी का असली मतलब खोज लिया है। वे ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी वे जीना चाहते हैं, शांत, सुलझी हुई और पूरी तरह से अपने कंट्रोल में। चलिए अब बात करते हैं जब पहली बार एड ने ट्रेडिंग में कदम रखा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा जीनियस इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में आया कैसे? बात 1960 की है। एड को लगा कि जब यूएस ट्रेजरी बाजार में चांदी बेचना बंद कर देगी तो चांदी की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने एक कमोडिटी मार्जिन अकाउंट खुलवाया। जब वे चांदी के उस बड़े बुल मार्केट का इंतजार कर रहे थे, तभी उनके ब्रोकर ने उन्हें बातों में उलझाकर कॉपर को शॉर्ट करने के लिए मना लिया। जल्द ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ये उनका ट्रेडिंग में पहला झटका था। उन्होंने अपना पैसा भी गंवाया और ट्रेडिंग का अपना पहला भ्रम भी। खैर, वो फिर से चांदी के उस बुल मार्केट का इंतजार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। एड ने तुरंत खरीदारी कर ली, लेकिन नतीजा, उनकी घोर हैरानी और नुकसान के बीच चांदी की कीमत ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगी। शुरुआत में एड को यह असंभव लगा। इतनी बड़ी बुलिश खबर के बावजूद मार्केट गिर कैसे सकता है? लेकिन सच्चाई यही थी कि कीमत गिर रही थी। जल्द ही उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सबक था। उन्हें पहली बार समझ आया कि बाजार खबरों को किस तरह पहले से ही पचा, यानी कि डिस्काउंट कर लेता है। जब खबर आम जनता तक पहुंचती है, तब तक बड़े खिलाड़ी अपना खेल कर चुके होते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के ट्रेड को हम सब ने कभी न कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। एनीवे, इस घटना ने एड के अंदर बाजार के काम करने के तरीके को लेकर एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी। उसी दौरान उनकी नजर रिचर्ड डॉन्चन की पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर पर पड़ी। उसमें दावा किया गया था कि एक पूरी तरह से मैकेनिकल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बाजार को मात दे सकता है। एड को यह बात भी असंभव लगी। इसीलिए इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एड ने खुद कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर कोड पंच कार्ड्स पर लिखे जाते थे। और हैरानी की बात यह थी कि जब उन्होंने इसे टेस्ट किया तो डॉन्चिन के सिद्धांत बिल्कुल सही साबित हुए। एड कहते हैं, आज तक मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो सिस्टम काम क्यों करता है, या शायद मुझे इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत ही नहीं है। बाजारों को स्टडी करना, अपने आइडियाज पर पैसा लगाना और सिस्टम बनाना, ये सब एड के लिए इतना रोमांचक था कि उनके सामने बाकी सभी करियर ऑप्शंस फीके पड़ गए। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अब फुल टाइम ट्रेडिंग करके ही अपनी जिंदगी का सफर तय करेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो इंसान आगे चलकर करोड़ों डॉलर की ट्रेडिंग का बेताज बादशाह बना, उसकी शुरुआत किसी बहुत ही शानदार कैबिन से या किसी बड़े पद से हुई होगी? अगर हां, तो आपको एड सिकोटा की पहली नौकरी के बारे में जरूर सुनना चाहिए। बात 1970s की शुरुआत की है। एड को वॉल स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म में पहली नौकरी मिली, एन एनालिस्ट के तौर पर। और पता है उन्हें कौन से बाजार कवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी? अंडे और ब्रॉयलर का बाजार। आपको बता दूं कि ब्रॉयलर उन युवा मुर्गियों को कहते हैं जिनका वजन लगभग 2.5 पाउंड होता है। वैसे मजेदार बात यह है कि बाद में इन दोनों चीजों, अंडे और मुर्गियों के फ्यूचर मार्केट पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी कम हो गई थी कि एक्सचेंजों ने उन्हें लिस्ट से ही हटा दिया था। लेकिन एड के लिए उस नौकरी में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उनके जैसे एक बिल्कुल फ्रेशर और शुरुआती स्तर के लड़के को तुरंत क्लाइंट्स को ट्रेडिंग एडवाइस देने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। एक बार एड ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने बिल्कुल सच और ईमानदारी से ये सलाह दी कि अभी मार्केट की हालत ठीक नहीं है, इसलिए ट्रेडर्स को कुछ समय के लिए मार्केट से दूर रहना चाहिए।
लेकिन जब वो आर्टिकल छपकर आया तो मैनेजमेंट ने उनकी वो पूरी लाइन ही उड़ा दी थी। क्यों? क्योंकि एक ब्रोकरेज फर्म कभी नहीं चाहेगी कि लोग ट्रेड बंद करें। अगर लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो ब्रोकर का कमीशन कैसे बनेगा? एड कुछ बड़ा करना चाहते थे। वे मार्केट का एनालिसिस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। 1970s में कंप्यूटर आज जैसे लैपटॉप या पीसी नहीं होते थे। वो बड़ी बड़ी पंच कार्ड वाली मशीनें होती थी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के काम के लिए होता था। जब एड ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हेड घबरा गया। उसे लगा कि ये नया लड़का उसकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए वो अक्सर एड को कंप्यूटर रूम से भगा देता था। इस दम घोटू और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाले माहौल में एड 1 महीने भी नहीं टिक पाए। लगभग 30 दिन बाद ही उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया, मैं रिजाइन कर रहा हूं। इसके बाद एड ने एक दूसरी ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ज्वाइन की। ये फर्म उस समय एक बहुत बड़े बदलाव, रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही थी। वहां का ज्यादातर पुराना मैनेजमेंट निकाला जा चुका था और एड के लिए यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, निगरानी की कमी। क्योंकि वहां कोई बॉस टोकने वाला नहीं था, एड ने वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को कंपनी के उस विशाल अकाउंटिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो एक बहुत बड़े एयर कंडीशन्ड कमरे में रखा रहता था। वो एक IBM 360 मॉडल था। लगभग 6 महीनों तक एड हर वीकेंड छुपकर उस कंप्यूटर पर काम करते। उन्होंने 10 अलग अलग कमोडिटीज के 10 सालों के डेटा पर 4 अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम्स के करीब 100 वेरिएशंस को टेस्ट कर डाला। जरा सोचिए, जो काम आज हम एक साधारण लैपटॉप पर एक दिन में कर लेते हैं, उसे करने में एड को उस जमाने में 6 महीने लग गए थे। लेकिन उनकी वो मेहनत रंग लाई। एड को उनके सवालों के जवाब मिल गए थे। उन नतीजों ने साफ कर दिया था कि हाँ, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बाजार से पक्का और मोटा पैसा बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीकेंड पर तो एड ये सब हैकिंग या सीक्रेट रिसर्च करते थे, लेकिन हफ्ते के बाकी 5 दिन उनका असल काम क्या था? उन्हें किस पोस्ट के लिए नौकरी पर रखा गया था? दोस्तों, ये सुनकर आपको शायद यकीन न हो, उनकी नौकरी बिल्कुल किसी ऑफिस बॉय या क्लर्क जैसी थी। उनका काम था रॉयटर्स की न्यूज मशीन में कागज का नया रोल लगाना। जब मशीन में मार्जिन की लाइन लाल गुलाबी हो जाती तो एड का काम बस इतना था कि पुराना रोल हटाकर नया रोल लगा दे। इसके अलावा मशीन से जो न्यूज प्रिंट होकर बाहर निकलती थी, एड को उसे फाड़कर दीवार पर चिपकाना होता था। इसमें भी एक कला थी। कागज को बिल्कुल सीधा फाड़ना होता था ताकि किनारा एकदम साफ दिखे। मजे की बात यह थी कि दीवार पर चिपकी उन खबरों को कोई पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए मशीन के ऊपर से काफी झुकना पड़ता था। जब एड ने देखा कि कोई इन खबरों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उन्होंने खुद ही वो खबरें पढ़नी शुरू कर दी। वे खबरें पढ़ते और पर्सनली जाकर ब्रोकर्स को बताते। इस छोटे से काम का एड को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्हें पास से देखने का मौका मिल गया कि अलग अलग ब्रोकर्स किस साइकोलॉजी और स्टाइल के साथ ट्रेड करते हैं। जब एड से पूछा गया कि एक एनालिस्ट की पोस्ट छोड़कर उन्होंने इतनी मामूली और छोटी नौकरी क्यों स्वीकार की, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसी बिजनेस में रहना है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या काम कर रहा हूं या मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। पहली नौकरी में दम घुटता था, वहां दबाव में आकर झूठ बोलना पड़ता था। लेकिन दूसरी नौकरी में भले ही पद छोटा था, वहां आजादी थी। वहां एड को उस चीज का एक्सेस मिल गया था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कंप्यूटर। दोस्तों, जब एड के रिसर्च के नतीजे सामने आए तो कंपनी के मैनेजमेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के के सिस्टम का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स का पैसा मैनेज किया जा सकता है और करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता है। और फिर एड सेकोटा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया का पहला बड़े पैमाने का कमर्शियल कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम को कंपनी के सैकड़ों एजेंट्स ने मार्केट में उतारा और इसके जरिए जो पैसा मैनेज किया गया वो कई मिलियन डॉलर्स में था। 1970s के उस दशक में कंप्यूटर के जरिए कई मिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर देना किसी जादू या साइंस फिक्शन से कम नहीं था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक इतनी बड़ी और पुरानी ब्रोकरेज फर्म ने अचानक से एक नए लड़के के कंप्यूटर सिस्टम पर लाखों करोड़ों डॉलर्स दांव पर लगाने का रिस्क कैसे ले लिया? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, उस फर्म के मैनेजमेंट रिचर्ड डॉन्चियन के नाम और उनके काम से वाकिफ थे। डॉन्चियन को ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का पितामह माना जाता था। हालांकि वे सब कुछ कागज और पेन से मैन्युअली करते थे, इसलिए मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात तो पहले से ही थी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। और दूसरा कारण, 1970s के दशक में कंप्यूटर शब्द ही अपने आप में किसी जादू की तरह था।
ये इतना नया और आकर्षक शब्द था कि इसे सुनकर ही बड़े बड़े क्लाइंट्स पैसा लगाने को तैयार हो जाते थे। इस तरह एड का वो ऐतिहासिक कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च हो गया। सिस्टम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन जब आप किसी और के पैसे और किसी और के नियमों पर काम करते हैं तो एक सबसे बड़ी बीमारी आड़े आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनेजमेंट की दखलंदाजी। मैनेजमेंट को एड के बनाए उस मशीनरी सिस्टम पर बार बार शक या सेकंड गेसिंग करने की बीमारी लग गई। एक बार एड के कंप्यूटर प्रोग्राम ने चीनी के मार्केट में बाय का बिल्कुल साफ सिग्नल दिया। उस वक्त चीनी का भाव सिर्फ 5 सेंट के आसपास था, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर बैठे इंसानी दिमाग ने कहा, अरे नहीं, बाजार तो पहले से ही बहुत ओवरबॉट लग रहा है, ये सिग्नल गलत है। उन्होंने वो ट्रेड नहीं लिया। लेकिन मशीन तो मशीन थी, उसकी कैलकुलेशन सही थी। बाजार तेजी से ऊपर जाने लगा। जब बाजार ऊपर भागने लगा तो मैनेजमेंट ने अपना ही एक नया नियम बना लिया। ठीक है, जैसे ही बाजार में 20 पॉइंट की गिरावट आएगी हम खरीद लेंगे। उस समय 100 पॉइंट का मतलब 1 सेंट होता था। लेकिन वो गिरावट कभी आई नहीं। बाजार रॉकेट की तरह ऊपर भागता रहा। फिर मैनेजमेंट ने लालच और डर के मारे अपना नियम बदल दिया। चलो 30 पॉइंट गिरेगा तब खरीदेंगे। अच्छा 50 पॉइंट पर खरीदेंगे। चलो 100 पॉइंट की गिरावट का इंतजार करते हैं। बाजार किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। अंत में जब चीनी की कीमत लगभग 9 सेंट तक पहुंच गई, यानी पहले के मुकाबले लगभग 2 गुनी, तब मैनेजमेंट के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जाग उठा। उन्हें लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा बुल मार्केट है, कहीं हाथ से ना निकल जाए, और उन्होंने जल्दबाजी में सबसे ऊंचे दाम पर भारी भरकम लॉन्ग पोजीशन बना ली। और जैसा कि अक्सर मार्केट में होता है, ठीक उसी समय चीनी का बाजार अपने टॉप पर पहुंच चुका था और वहां से क्रैश होना शुरू हो गया। गिरावट आते ही एड के कंप्यूटर सिस्टम ने तुरंत सेल का सिग्नल दे दिया। ये एक ऐसा सिग्नल था जो उस गिरते हुए बाजार में भी मोटा मुनाफा बनाकर देता। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी गलती मानने के बजाय उस सेल सिग्नल को भी नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, इस मूर्खतापूर्ण दखलंदाजी की वजह से साल का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला वो ट्रेड एक बहुत बड़े नुकसान में बदल गया। जिस साल एड के सिस्टम के हिसाब से क्लाइंट्स को 60% का सॉलिड रिटर्न मिलना चाहिए था, उस साल कई अकाउंट्स नुकसान में चले गए। ये एड के लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन हद तो तब हो गई जब मैनेजमेंट ने एड के पास आकर एक अजीब सी डिमांड रखी। उन्होंने एड से कहा, तुम अपने सिस्टम को कुछ इस तरह से बदल दो कि ये बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा ट्रेड करे। क्यों? ताकि ब्रोकरेज फर्म को क्लाइंट्स के अकाउंट से ज्यादा ब्रोकरेज कमीशन मिल सके। एड ने उन्हें साफ साफ समझाया कि सिस्टम में ऐसा बदलाव करना बहुत आसान है, लेकिन इससे इसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और क्लाइंट्स का पैसा डूब जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब था। बस यही वो पल था दोस्तों, जब एड सेकोटा ने उस सिस्टम, उस फर्म और उस दम घोंटू नौकरी को हमेशा के लिए ठोकर मार दी। नौकरी छोड़ने के बाद एड ने खुद को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां ना कोई बॉस था, ना कोई कमीशन का लालच। उन्होंने कमीशन के आधार पर काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कमीशन का लालच ब्रोकर को क्लाइंट के प्रॉफिट के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने पूरी तरह से एक प्रॉफिट इंसेंटिव फी वाला मॉडल अपनाया, यानी अगर मैं आपके लिए पैसे बनाऊंगा तभी मैं पैसे कमाऊंगा। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। एड वैसे तो अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड का सार्वजनिक तौर पर कभी दिखावा नहीं करते, लेकिन उनका एक मॉडल अकाउंट इस बात का सबूत है कि उनका वो सिस्टम जिसे उन्होंने सालों तक तराशा था, वो कितना खूंखार था। 1972 में उनके एक क्लाइंट ने महज $5,000 लगभग 4 लाख रुपए से शुरुआत की थी। और आपको पता है उस अकाउंट का क्या हुआ? उसने $15 मिलियन यानी 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाकर दिया। और ये आंकड़ा तो तब है जब उस अकाउंट से बीच बीच में पैसे निकाले गए थे। अगर पैसे ना निकाले जाते तो ये रिटर्न कई गुना और बड़ा होता। दोस्तों, अब आप जरूर सोचेंगे कि जिस इंसान का ऐसा जादुई रिकॉर्ड हो, उसके पास तो अपना पैसा इन्वेस्ट करवाने वालों की लाइन लगी होगी। बिल्कुल, लोग उनके पास अपना पैसा लेकर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन एड सेकोटा किसी भी आम ट्रेडर की तरह हर किसी का पैसा स्वीकार नहीं करते। वे बहुत ही कम नए अकाउंट्स लेते हैं, और अगर किसी को अपना क्लाइंट बनाते भी हैं तो उससे पहले उसका कड़ा इंटरव्यू लेते हैं। वे उस इंसान की मानसिकता यानी नजरिया परखते हैं। एड का मानना है कि जिन लोगों का पैसा वे मैनेज करते हैं, उनकी मानसिकता का एड की अपनी ट्रेडिंग पर एक बहुत गहरा और सूक्ष्म असर पड़ता है।
अगर कोई क्लाइंट लंबे समय तक उनके सिस्टम पर भरोसा कर सकता है तो वो एड के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव को देखकर घबराता है और बार बार सवाल करता है तो वो एड की मेंटल शांति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। और एड सेकोटा, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध को छोड़कर लेक ताहो के किनारे शांति चुनी थी, वे अपनी शांति और सिस्टम की आजादी के बीच किसी भी घबराए हुए इंसान को आने नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, जब एड सेकोटा ने वो अपनी कमीशन वाली नौकरी छोड़ी और मनी मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया तो आप सोचेंगे कि उनके पास दर्जनों या सैकड़ों क्लाइंट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। 1970 के दशक की शुरुआत में उनके पास सिर्फ आधे दर्जन यानी करीब 6 क्लाइंट्स के खाते थे। लेकिन उन खातों का क्या हुआ? ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है। आज तक उन 6 में से 4 क्लाइंट्स एड के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी 2 का क्या हुआ? उनमें से एक क्लाइंट ने एड के सिस्टम के जरिए लगभग $15 मिलियन यानी $150 लाख का भारी भरकम मुनाफा कमाया। जब उसके पास इतनी दौलत आ गई तो उसने तय किया कि अब वो अपना पैसा खुद मैनेज करेगा और उसने अपना पैसा निकाल लिया। और दूसरा क्लाइंट, उसने $10 मिलियन यानी $1 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और फिर सीधा समुद्र तट पर एक आलीशान घर खरीदा और हमेशा के लिए रिटायर हो गया। जरा सोचिए, महज 6 क्लाइंट्स में से 2 को एड ने इतना अमीर बना दिया था कि उन्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर उन्हें वो जादुई प्रेरणा कहां से मिली। एड सेकोटा जैसे जीनियस ने अपना पहला सिस्टम बनाने से पहले आखिर सीखा कहां से था। एड बताते हैं कि उन पर सबसे बड़ा प्रभाव 2 चीजों का पड़ा। पहला, मशहूर किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, जो जेसी लिवरमोर की कहानी है। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की जिंदगी एक ऐसी ट्रेजेडी और ट्रायम्फ की दास्तान जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे वॉल स्ट्रीट के ये लेजेंड चरम ऊंचाइयों से गहरी खाई तक गिरे? कमेंट में बताओ, पूरी कहानी सुनाऊंगा। और दूसरा प्रभाव था रिचर्ड डॉन्चियन का। डॉन्चियन ने 5 और 20 डे के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम और वीकली रूल सिस्टम की शुरुआत की थी। एड डॉन्चियन को टेक्निकल ट्रेडिंग का पितामह और मार्गदर्शक मानते हैं। एड का जो बिल्कुल पहला सिस्टम था वो डॉन्चियन के उसी मूविंग एवरेज सिस्टम का एक मॉडिफाइड रूप था, लेकिन एड ने इसमें अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया। उन्होंने साधारण एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि इसे कैलकुलेट करना आसान था और सबसे बड़ी बात, इसमें होने वाली छोटी मोटी कैलकुलेशनल एरर्स समय के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाती थीं। उस जमाने में ये इतना नया और अनोखा कॉन्सेप्ट था कि वॉल स्ट्रीट पर लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए इसे एक्सपोनेंशियल सिस्टम कहकर बुलाने लगे थे। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब एड ने अपने पहले सिस्टम का जिक्र किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने बाद में अपना सिस्टम बदल लिया था। तो एक ट्रेडर को कैसे पता चलता है कि उसे अपना सिस्टम बदलने की जरूरत है? इस पर एड का जवाब किसी भी ट्रेडर की आंखें खोलने के लिए काफी है। वे कहते हैं, सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं होती। असली ट्रिक ये है कि एक ट्रेडर को ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो उसके खुद के पर्सनैलिटी के साथ पूरी तरह मेल खाता हो। चलिए अब बात करते हैं जब एड का दिमाग उनके सिस्टम का दुश्मन बन गया। शुरुआत में एड का अपना सिस्टम ही उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया था। उनका पहला सिस्टम बहुत ही सरल था, जिसके नियम पत्थर की लकीर जैसे थे। उन नियमों में भावनाओं यानी इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन एड को उन नियमों पर टिके रहना बहुत मुश्किल लगता था। वे कहते हैं, मैं बार बार अपने ही सिस्टम से बाहर कूद जाता था और अक्सर बिल्कुल गलत समय पर। मुझे लगता था कि मेरी अक्ल मेरे सिस्टम से ज्यादा तेज है। उस समय एड को खुद यकीन नहीं था कि ट्रेंड फॉलोइंग सच में काम करता है। बाजार में ऐसी सैकड़ों किताबें और रिसर्च पेपर भरे पड़े थे जो साबित करते थे कि ऐसे सिस्टम काम नहीं करते। ऊपर से एड को यह भी लगता था, अरे मैंने MIT से पढ़ाई की है, मेरे पास इतना तेज दिमाग है, सिर्फ चुपचाप बैठकर एक मशीन के इशारे पर मार्केट को फॉलो करना और अपना दिमाग न लगाना तो सरासर बेवकूफी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एड को ट्रेंड के साथ बहने की आदत पड़ी और उन्होंने बाजार की रोजमर्रा की न्यूज को इग्नोर करना सीखा, वे अपने सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होने लगे। अगर एड की ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो वो मूल रूप से एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, जिसमें कुछ खास पैटर्न पहचानने की कला और मनी मैनेजमेंट का एक गजब का एल्गोरिथम शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया में और भी कई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हैं, तो एड सेकोटा का सिस्टम इतना बेमिसाल परफॉर्मेंस कैसे दे पाया? एड इसका बहुत ही सीधा और बेबाक जवाब देते हैं। बाजार में पुराने ट्रेडर्स होते हैं और कुछ बेहद साहसी या निडर ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो पुराने भी हों और साहसी भी हों। ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और पैसा छापने का सबसे बड़ा राज मनी मैनेजमेंट है, जो उनके सिस्टम के DNA में बसा है।
जब एड से पूछा गया कि क्या उनका ये शानदार रिकॉर्ड सिर्फ उनके सिस्टम का कमाल है, तो उनका जवाब साइकोलॉजी की गहराइयों में उतर जाता है। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास एक गिफ्ट है। ये मेरे जीने के नजरिए से जुड़ा है। बाजार से प्यार करना और हमेशा एक पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक नजरिया रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी वे पूरी तरह से एक मशीन की तरह अपने कंप्यूटर सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी जब उनके अंदर की आवाज यानी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो वे सिस्टम के सिग्नल्स को ओवरराइड कर देते हैं, और कभी कभी तो वे ट्रेडिंग से पूरी तरह ब्रेक ले लेते हैं। हालांकि इस तरह सिस्टम से छेड़छाड़ करने से उन्हें तुरंत कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता, शायद उन्हें थोड़ा नुकसान ही होता है, लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? एड इसका बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी और अपनी भावनाओं को बाहर निकलने की आजादी नहीं दूंगा तो मेरे अंदर का दबाव किसी दिन फट जाएगा और मेरा पूरा अकाउंट तबाह हो जाएगा। यानी बाजार में एक लंबी उम्र पाने के लिए आपको अपने अंदर की मशीन और अपने अंदर के इंसान के बीच एक तालमेल बनाना पड़ता है, और यही वो मास्टर की है जिसने एड सिकोटा को ट्रेडिंग की दुनिया का अमर बादशाह बना दिया। मशीन या इंसान, ट्रेडिंग का असली बॉस कौन? दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत पुरानी बहस है कि क्या एक कंप्यूटर सिस्टम इंसान के दिमाग यानी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से बेहतर है। एड सिकोटा का मानना है कि यह बहस ही बेमानी है। वे कहते हैं कि हर मशीन, हर सिस्टम अंततः एक इंसान के ही कंट्रोल में होता है। एक सिस्टम आपको सिर्फ सिग्नल दे सकता है, लेकिन कितना रिस्क लेना है, किस बाजार में उतरना है और अपने अकाउंट के साइज को कब आक्रामकता से यानी अग्रेसिवली बढ़ाना या घटाना है, ये सारे फैसले एक इंसान को ही लेने पड़ते हैं। और कई बार सही समय पर ट्रेड लेने से भी ज्यादा अहम ये फैसले होते हैं। हालांकि जैसे जैसे एड का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वे अपने सिस्टम को लेकर ज्यादा मैकेनिकल होते गए। कभी कभी उनका इंसानी ईगो जाग उठता था और उन्हें लगता था कि मैं अपने सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट हूं। लेकिन बाजार का एक सीधा सा उसूल है, जब भी आप ईगो में आकर सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, बाजार आपको नुकसान देकर आपकी अक्ल ठिकाने लगा देता है। दोस्तों, एड सिकोटा की कहानी का पार्ट 1 यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्या हुआ? उनका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कितना कमाल का काम किया? ट्रेडिंग का उनका ब्रह्मास्त्र क्या था? हैवी लॉस के समय उन्होंने कैसे हैंडल किया? और भी ढेर सारी इनसाइट्स, ये सब पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक इस चैनल की बाकी वीडियो जरूर चेक करो। आई एम श्योर वे तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में पॉजिटिविटी और वैल्यू ऐड करेंगी। थैंक यू।